कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कोविड पीरियड में बहुत से क्षेत्रों में बहुत सारे बदलाव देखने को आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और अकल्पनीय बदलाव देखने को आया वो क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में इस समय हम एक नया शब्द सुन रहे हैं, NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस NEP में क्या विशेष है, क्या नई बातें हैं, आज इस कार्यक्रम के तहत हम यही जानेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं सलाहकार आनंदा वल्ली मेनन। आनंदा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आनंदा जी, जो सबसे पहला प्रश्न है NEP को लेकर मेरा, वो ये है कि NEP क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसका गठन क्यों किया गया और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे किस तरह से एडजस्ट होंगे? राइट, एक्चुअली सुषमा जी, बेसिकली NEP जो है लिटरली 34 इयर्स के बाद हम लोगों के कंट्री में एक नया पॉलिसी आया है, चेंज आया है जी। और आज तक जो चेंज NEP जो अभी चल रहा है उसके मुताबिक 10+2 का स्ट्रक्चर है जी। अभी ये जो नया पॉलिसी है इसके मुताबिक जो है स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव आया है। तो उस बदलाव के तहत जो है 5+3+3+4 इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें बेसिकली 5 इयर्स जो है वो फाउंडेशन स्टेज है और ये 5 इयर्स का फाउंडेशन स्टेज में भी आपका 2 कैटेगरी है। अच्छा। तो 2 कैटेगरी में आपका 3 इयर्स प्राइमरी लेवल, प्री प्राइमरी लेवल में चला जाता है, जहाँ पर आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्ले ग्रुप जो है उस सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। अच्छा। प्लस 2 इयर्स जो है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 इसको जो है इसमें डाला गया है। ये आपका हो गया फाउंडेशन स्टेज। इसके अलावा प्रिपरेटरी स्टेज है। तो प्रिपरेटरी स्टेज में आपका क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक का हो गया आपका प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा बुक्स का इन्वॉल्वमेंट ये सब जो है इसमें आ जाएगा, इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसके अलावा आपका आ गया मिडिल स्कूल स्टेज। अच्छा। मिडिल स्कूल स्टेज में है आपका क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक। अच्छा। तो इस स्टेज में बच्चे जो हैं, अगर सपोजिंग मान लीजिए किसी बच्चे को अगर कंप्यूटर सीखने का मन है तो वो इंटर्नशिप कर सकता है। अच्छा। सो ये एक नया प्रोसेस है जिसमें जो है बच्चों का डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और बहुत अच्छी तरह से बच्चे जो है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसको जो है कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा। आफ्टर दैट कम्स हाई स्कूल स्टेज। तो हाई स्कूल स्टेज का बेसिकली 4 ईयर स्ट्रक्चर है। तो क्लास 9, 10, 11 और 12 ये स्टेज जो है आपका हाई स्कूल स्टेज में चला जाता है। फिर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें भी आपका 4 साल का इंक्लूड किया गया है। यही बेसिकली गठन है। और इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ, बेसिकली ये आपका इक्विटी एंड इंक्लूजन, इसको जो है फोकस में रखते हुए NEP 2020 का गठन किया गया है। बच्चे इसमें किस तरह से एडजस्ट हो पाएंगे आनंदा जी? वेरी गुड क्वेश्चन सुषमा जी। एक्चुअली डेफिनेटली एक प्रथा जो चली आ रही है इसमें एक बदलाव, एक ब्रेक जो है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी कि डेफिनेटली काउंसलर्स आर देयर, उनका जो काउंसलिंग टेक्निक्स हैं इसके माध्यम से भी जो है मॉडिफिकेशन जो है ये किया जाएगा। टीचर्स को एप्ट ट्रेनिंग मिलेगी, तो इसके माध्यम से भी जो है इसको कल्मिनेट किया जाएगा। बट यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये NEP चाइल्ड फ्रेंडली है। अच्छा। क्योंकि यहाँ बेसिकली फोकस किया जाता है आपका चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस कम हैं। आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड टीचिंग प्रोसेस होने वाली है, तो चैलेंजिंग बच्चों के लिए उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। अच्छा। रादर इट इज़ मोर फ्रेंडली। आप देखोगे कि बच्चे जो हैं अच्छी तरह से इसमें ढल जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिव एजुकेशन के करिकुलम के ऊपर अगर आपका फोकस लेके जाऊँ तो बेसिकली बच्चों को जो है ऐसा शिक्षा मिलने वाला है जहाँ पर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट को दिमाग में रख के फ्रेम किया गया है।
तो इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, मतलब भाषा, मातृभाषा के ऊपर या क्षेत्रीय भाषा के ऊपर इसमें ज़्यादा जोर डाला गया है। अच्छा। इसके अलावा अरिथमेटिक मतलब गणित का भी बहुत ज़्यादा यहाँ सिखाया जाएगा बच्चों को। इसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट एस्पेक्ट देखोगे तो यहाँ पर फोकस किया गया है सोशल स्किल डेवलपमेंट। तो सोशल स्किल डेवलपमेंट के तहत में यहाँ पर फीलिंग्स, पेशेंस डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर जो है जोर डाला जाएगा। अच्छा। तो एम्पैथी जो ग्लोबलाइज्ड एस्पेक्ट है, आप अगर वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो आपको दिखेगा कि एम्पैथी बहुत ज़्यादा करिकुलम में रिफ्लेक्ट किया जाता है। हम लोगों के कंट्री में भी थ्रू NEP आप देखोगे कि एम्पैथी का डेवलपमेंट भी इसमें ज़्यादा फोकस मिलेगा। अच्छा। तो बच्चे जो है बहुत इजीली ढल जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ। एक चीज़ आपसे पूछूंगी, आपने अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंट स्टेजेस की बात की, ये क्या है डिफरेंट स्टेजेस और इसमें बच्चे क्या क्या सीखेंगे? गुड। एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस, जैसे मैंने फाउंडेशन स्टेज के बारे में आपको बताया, इसमें बुक्स कैरी करने का जोर जो है बहुत रिलीव्ड हो जाएगा बच्चों के लिए। ऊपर से प्रिपरेटरी स्टेज में थोड़ा सा फोकस शिफ्ट किया जाएगा बुक्स में, उसमें कैसे पढ़ाया जाता है, इन सब के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड ही टीचिंग रहेगा। अच्छा। इसके अलावा क्लास 6 में आपका वोकेशनल का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। तो यहाँ पर बच्चे जो है इंटर्नशिप में जा सकते हैं। तो जैसे थोड़ा क्लास 12 के बाद ही अब तक जो देखा गया है, क्लास 12 के बाद जब हम लोग हायर स्टडीज़ में जाते हैं तब इंटर्नशिप का रोल धीरे धीरे आता है। अच्छा। लेकिन अभी क्लास मिडिल स्कूल से ही आप देखोगे कि क्लास 6+ ऑनवर्ड्स आप पाओगे कि बच्चे जो है सीख रहे हैं, इंटर्नशिप में जा रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग क्षमता भी उनकी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा आप जब हाई स्कूल में जाओगे तो 9, 10, 11, 12 का सेग्रीगेशन भी फोकस जो है एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा आपका रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये सब जो है बच्चों को बहुत हल्का बनाने वाले हैं। अच्छा। और बच्चे जो है प्लेफुल मेथड में चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे। हर स्टेज के बच्चे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे ही प्लेफुल मेथड में सीखेंगे, बल्कि आप देखोगे कि मिडिल स्टेज में भी आप देखोगे बच्चे जो है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड के ऊपर जो शिक्षा है वो लोग जो है बहुत अच्छी तरह से सरलता के साथ ग्रहण करेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्षेत्रीय भाषा पे भी और मातृभाषा पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या इन्हें बनाया गया है और क्यों? ओके। हाँ सुषमा जी, बेसिकली जो है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा जाएगा, रखने का प्रावधान है इसमें NEP के तहत। तो आप देखोगे कि फर्स्ट इनिशियल 5 इयर्स उनका जो, जैसे मैंने सेग्रीगेशन में बताया 3 इयर्स + 2 इयर्स, तो ये जो फर्स्ट 3 इयर्स प्री प्राइमरी लेवल हो जाता है और जो 2 इयर्स आपका बचता है ग्रेड 1, ग्रेड 2। अचानक मैंने देखा है काफ़ी दफ़े कि प्री प्राइमरी के बाद से बच्चों को थोड़ा सा बड़ा माना जाता है। क्लास 1 में चले गए हो आप, क्लास 2 में चले गए हो, तो एक्सपेक्टेशन भी टीचर्स का भी बढ़ता है, पेरेंट्स का भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो अभी जो है वो शिफ्ट हो गया है, फोकस शिफ्ट होके अभी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अगर बच्चे क्लास ग्रेड 2 तक अगर सीखेंगे तो उनको जो है बहुत इजी एक्सेप्टेंस होगी और वो लोग बहुत अच्छी तरह से इन सब्जेक्ट मैटर को ग्रहण कर पाएंगे। अच्छा। तो मातृभाषा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्षेत्रीय या मातृभाषा रखा गया है, यस रखा गया है, लेकिन इसमें ये भी एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि इंग्लिश वो लोग प्राइमरी लेवल से ही सीखेंगे, प्री प्राइमरी लेवल से ही सीखेंगे। एक सब्जेक्ट इंग्लिश का रहने वाला है। अच्छा। तो डेफिनेटली इंग्लिश से भी वो लोग वंचित नहीं होंगे। बट बाकी अदर सब्जेक्ट जैसे आपका विज्ञान हुआ, गणित हुआ, बाकी जो विषय हैं वो भी अगर मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा में वो लोग सीखेंगे तो डेफिनेटली उनको उनका ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। अच्छा आनंदा जी, जैसे एग्ज़ाम्स भी आएंगे तो उन एग्ज़ाम्स, जैसे अभी एक एग्ज़ाम पॉलिसी चल रही है जिसके तहत हम उससे अब चिर परिचित हैं, लेकिन नई एग्ज़ाम पॉलिसी के तहत में क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा, उसका मापदंड क्या होगा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ओके।
एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हम लोग पढ़ाई करते हैं एग्ज़ाम्स ताकि पता चले कि कैसा होता है जी। अब प्रथा ऐसे चलती आ रही है कि हम लोग का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। रिपोर्ट कार्ड में हम लोगों का जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट होता है रिपोर्ट कार्ड्स में। लेकिन अब असेसमेंट सिस्टम जो है ओवरऑल 360 डिग्री चेंज हो गया है। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट सिस्टम के तहत में सेल्फ असेसमेंट भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें सिर्फ टीचर्स ही बच्चों को असेस नहीं करेंगे, बच्चे भी सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे अपने आप को कि हम कहाँ पर है ठहरे हुए हैं, कितना नॉलेज हमको ग्रहण हम कर चुके हैं, कितना अभी बाकी बचा है। ये सारी चीज़ें जो है इसके माध्यम से ये लोग जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो असेसमेंट प्रोसेस है या पहले होता था सिर्फ, अभी भी जो चलता है क्वांटिटेटिव असेसमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अब से जो होने वाला है ये क्वालिटेटिव असेसमेंट और क्वांटिटेटिव असेसमेंट दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। दैट इज़ अनदर वेरी गुड प्रोसेस जो बहुत अच्छी ये है चेष्टा है। इसके अलावा आपको हाई क्लास में आप देखोगे कि 8 सेमेस्टर सिस्टम इंक्लूड किया गया। ओवरऑल आपका 8 सेमेस्टर्स रहेंगे, जैसे हर साल में एक सेमेस्टर रहेगा, लाइक क्लास 9, 10, 11, 12। अच्छा। तो एक साल में आपको 2-2 सेमेस्टर्स करके रहेंगे। तो ओवरऑल आपका 8 सेमेस्टर्स होगा जो कि हल्का है और ब्रेक होगा। मतलब अगर बिट्स एंड पार्ट्स में अगर कोई सीखेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा, बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सकेगा। एब्सोल्युटली बर्डन। आनंदा जी, कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है फैमिली काउंसलिंग। आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में NEP 2020 के बारे में। आनंदा जी, अगला प्रश्न जो आपसे मैं लूँगी वो ये है कि आपने अभी तक की जो भी हमने आपसे चर्चा की वो थी शालेय शिक्षा के बारे में, यानी स्कूली शिक्षा के बारे में। अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए हैं। अच्छा, एक्चुअली सुषमा जी, उच्च शिक्षा में भी काफ़ी सारे बदलाव आए हैं जो कि चाइल्ड फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा पेरेंट फ्रेंडली भी है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि ये 4 ईयर डिग्री कोर्स हो गया है। डिग्री कोर्स के साथ साथ आपका रिसर्च डिग्री भी आपको प्राप्त होगा। तो ये कैसे होने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे बीटेक करना है जी, लेकिन मैंने 1 साल कंप्लीट किया बीटेक का और मुझे अचानक किसी कारण से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। ये हो सकता है निजी कारण से या हो सकता है आर्थिक कारण से मुझे ब्रेक लेना पड़ा किसी भी चीज़ से। तो मैं 1 साल कंप्लीट करके अगर मैं एग्ज़िट करती हूँ तो फिर यहाँ पर मेरा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अच्छा। उल्टा मुझे एक सर्टिफिकेट मिल सकता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के ख़त्म होते होते आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा साल अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अच्छा। तीसरा साल कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री दिया जाएगा और चौथा साल कंप्लीट करते हो तो डिग्री प्लस रिसर्च का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अच्छा। 3 साल कंप्लीट करने पर आपको जो है MA में 2 साल करना है। ठीक है। और अगर आप 4 साल कंप्लीट किए तो आपको MA का सिर्फ 1 ही साल करना है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब यदि आपने डिग्री कोर्स 3 इयर्स का किया तो आपको PG जो है वो 2 इयर्स का करना होगा। राइट। ठीक। तो आनंदा जी, ये जो आपने बताया कि हम बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं, यानी ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हुई। एग्जैक्टली। एक बार फिर हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। ओके।
एक्चुअली मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है पेरेंट्स, बच्चे सबके लिए। उसका रीज़न ये है कि हम पहले क्या होता था, जैसे अभी 10+2 का स्ट्रक्चर है, तो हम अगर किसी डिग्री में एनरोल कर लिए तो हम पूरी तरह से उस डिग्री को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स या क्रेडिट आप बोल सकते हो, या फिर इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट या जो एक्रेडिशन जो मुझे मिलना चाहिए वो हम लोगों को नहीं मिलता था। अच्छा। लेकिन अभी क्योंकि मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का सिस्टम है, ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली सिस्टम है जिसकी वजह से जो है हम लोग एक कोर्स में एनरोल हो गए, अचानक मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, बस इतना ही करना है या इससे मेरा रुझान हट गया जी। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जो है हम यहाँ से निकल सकते हैं विथ समथिंग, कुछ तो मिल रहा है, जैसे सर्टिफिकेट मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एंट्री, मतलब दोबारा घुस सकते हैं, तीसरी बार चाहे तो घुस सकते हैं आप, इसी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं दोबारा, या तीसरी बार या चौथी बार, तो इसको मल्टीपल एंट्री बोला जा रहा है। एग्ज़िट भी मल्टीपल हो रहा है क्योंकि हम जितनी बार चाहे इसमें ब्रेक ले सकते हैं और ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा है मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का। आनंदा जी, एक शब्द है बैंक। अभी तक बैंक हम लोग अपने पैसों के लेन देन में या जमा करने के लिए ही यूज़ करते हैं और हम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रेडिट बैंक एक शब्द आया है, तो ये क्रेडिट बैंक क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, एक्चुअली क्रेडिट बैंक बेसिकली है, जैसे आपने बताया कि हम लोगों का बैंक है जहाँ पर हम लोगों की पूंजी जमा होती है, राइट। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स या फिर जो विद्यार्थी हैं उनका भी एक बैंक बनने वाला है। वहाँ पर आपका जितना क्रेडिट्स है, जैसे मान लीजिए आपके जितने स्कोर्स हैं वो वहाँ पर स्टोर्ड होंगे। लाइक फॉर इंस्टेंस आप एक साल बीटेक क्या किए और निकल गए, आपको नहीं मन है कंटिन्यू करने का, उसके बाद आपने 2 साल बाद सोचा कि मुझे सेकेंड ईयर में एनरोल करना है, आप मल्टीपल एंट्री के माध्यम से आप घुस रहे हैं, तो ये जो क्रेडिट बैंक है यहाँ पर आपका क्रेडिट ऑलरेडी स्टोर्ड है। अच्छा। मतलब 1 साल का जो क्रेडिट पॉइंट है ये आपका स्टोर्ड है, तो ये आप सेकेंड ईयर जब कर रहे हो तो आपको ज़ीरो से शुरू नहीं करना है। अच्छा। आपने जो स्टोर करके रखा है वहाँ से आप आगे जाओगे, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा। अच्छा। तो इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे, बर्डन नहीं रहेगा, पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा और उनको भी लगेगा कि हाँ मेरा जो साल बर्बाद जिसको हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं मिस यूटिलाइजेशन, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये क्रेडिट बैंक का जो फैसिलिटी है ये बच्चों के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है बच्चों के लिए, और ये बच्चों के फेवर में काम करेगा, किसी भी स्टूडेंट के फेवर में ये क्रेडिट बैंक जो है काम करेगा। अच्छा आनंदा जी, जो पहले की शिक्षा नीति थी उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स निर्धारित किए गए थे। मतलब बच्चा यदि मैथ्स ले रहा है तो उसका भी एक अलग स्ट्रीम है, यदि आर्ट ले रहा है तो उसका अलग स्ट्रीम है, यदि वो साइंस ले रहा है, बायो ले रहा है तो उसका अलग है, और कॉमर्स ले रहा है तो अलग है। अभी की शिक्षा नीति में किस टाइप से स्ट्रीम्स निर्धारित किए गए हैं? ओके, अभी मैम सुषमा जी अभी जो है स्ट्रीम्स सेग्रीगेशन जो है वो टोटली चेंज हो गया है। अच्छा। अभी जैसे मान लीजिए मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे साइकोलॉजी लेना था और मैंने साइकोलॉजी लिया, लेकिन मुझे म्यूज़िक में भी शौक था, तो मुझे म्यूज़िक में अलाउड नहीं है क्योंकि वो आर्ट स्ट्रीम है, तो वो स्ट्रीम सिर्फ आर्ट्स, जो लोग आर्ट्स करते हैं उनके लिए है। अच्छा। लेकिन अभी का सिस्टम इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है कि आपका स्ट्रीमलाइंड सिस्टम जो है वो हट जाएगा। तो आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट है, आपको फिज़िक्स सीखना है, आप आराम से सीख सकते हैं। सो दैट इज़ वन वेरी गुड एडवांटेज जो यहाँ पर हो रहा है। तो स्ट्रीम का डिस्पर्सल आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट, मेरा जो रुझान है उसके अनुसार, मेरे स्किल्स के अनुसार जो है मैं उन सब्जेक्ट्स को सीख सकूँगी और मुझे आराम से उन सब्जेक्ट्स में दाखिला भी मिल जाएगा और सीखने का अवसर भी मिल जाएगा, जो कि बहुत फ्रेंडली है। अच्छा आनंदा जी, एक ग्रुप है हमारे बीच बच्चों का जो कि स्पेशल नीड बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं, तो उनके लिए एनईपी में क्या खास है? हाँ, स्पेशल नीड बच्चों के लिए एक्चुअली इंक्लूसिव, जो मैंने शुरुआत में बताया था, इक्विटी एंड इंक्लूसिव, इसी चीज़
को फोकस करके जो है एनईपी का गठन इस बार हुआ है। और इसमें डेफिनेटली स्पेशल नीड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी आप बोल सकते हो है। उसका रीज़न ये है कि एक सपोजिंग एक बच्चा जो स्पेशल नीड बच्चा है वो अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में आ जाता है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है 40% से 40% प्लस अगर किसी का डिसेबिलिटी इसमें आ जाता है तो वो बच्चा जो है होम स्कूलिंग कर सकता है। यहाँ तक का प्रावधान है। और जो टीचर्स हैं, टीचर्स को और भी ज़्यादा ट्रेन किए जाएंगे। स्पेशल एजुकेटर्स का रिक्रूटमेंट बढ़ने वाला है, उनको और भी ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन का जो ट्रेनिंग है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड ऑडिट भी किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका एग्जैक्ट जो नीड है उस नीड के ऊपर आपका स्ट्रीमलाइंड एजुकेशन हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर जो है वो ऑडिट भी किया जाएगा। तो ओवरऑल आप अगर देखोगे तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बोला गया है स्पेशल नीड बच्चों के लिए। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए रैंप का जो बोला गया है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ये भी होने वाली हैं। सारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइल्ड फ्रेंडली, स्पेशल नीड चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन बनाया जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेशनल सेंटर बेस्ड परख करके एक सेंटर बनने वाला है। तो परख में है परफॉर्मेंस, अवेयरनेस, रिव्यू एंड assessment of knowledge for holistic development। तो इसमें इसके माध्यम से जो है बच्चों का लर्निंग डिसेबिलिटी अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। अभी क्या है आप स्कूल्स में देखोगे कि बच्चों का लर्निंग डिसेबिलिटी का बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन जो है सून नहीं होता है, थोड़ा लेट से होता है या समझने में डिफ़िकल्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसके चलते, परख के चलते जो है आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। और इस अर्ली आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से बच्चों का जो नीड है, नीड अप्रोप्रिएट टीचिंग दिया जाएगा। तो डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट एंड नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा उसके मुताबिक जो है बच्चे बहुत ज़्यादा सीख सकेंगे और अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। आपने अभी होम एजुकेशन के बारे में बताया स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बताएं। हाँ। ये क्या है? एक्चुअली होम स्कूलिंग जो है इसमें अगर बच्चे किसी जैसे बहुत ज़्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो हैं वो अधिकतर शिक्षा से वंचित रहते हैं, क्योंकि स्कूल एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर नहीं हुआ तो ये बच्चे जो हैं अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं या फिर शिक्षा से ही वंचित रहते हैं। तो इनके लिए होम स्कूलिंग का जो फैसिलिटी है, ये ऑप्शन जो है ये अवेल कर सकते हैं बच्चे। तो इसमें स्पेशल एजुकेटर्स घर में जाके उनको ट्रेनिंग देंगे। और उनको समझाएंगे, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझाएंगे। लेकिन हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ तक कारगर होता है ये तो खैर एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू होगा तब हम लोगों को और अच्छी तरह से इसका विस्तार से पता चलेगा कि कितना। आनंदा जी, जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं, अब एनईपी 2020 में बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको क्या अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहत में, क्योंकि टीचर तो घर भी जा रहा है। हाँ हाँ। तो क्या पेरेंट्स को भी अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी? हाँ, बेसिकली पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स अगर बच्चों को गाइड कौन करेगा, घर में तो पेरेंट्स ही करेंगे, है ना। क्योंकि टीचर का एक लेवल तक का रोल होता है, उसके बाद का जो रोल होता है वो डेफिनेटली पेरेंट्स निभाते हैं। तो उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत तो है। आनंदा जी, ये बहुत अच्छी परिचर्चा रही हमारी आपकी, और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, एनईपी 2020 इस विषय पर आज फैमिली काउंसलिंग कार्यक्रम में हमने चर्चा की, और जो निचोड़ सामने आया वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी बदलाव आए हैं, हम आशा करेंगे कि ये एक नया सवेरा लेकर आए।
इसी वक्तव्य के साथ कीजिए अगले कार्यक्रम की थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।